हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीए फाउंडेशन का। हम लोग बात करें तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज आपके सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 से। सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 4 है, उस पेपर नंबर 4 के अंदर बेटा हम लोग पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज पेपर नंबर 4 का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। ठीक है। अगर मैं बात करूं पार्ट बी है बेटा आपका बीसी के। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके पेपर नंबर 4 पार्ट बी, दैट इज बीसी के। बीसीके की बात करें तो सर बीसीके की फुल फॉर्म है बिजनेस बिजनेस एंड कॉमर्शियल बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। सर अगर हम लोग बात करें, ये जो आपका बीसीके का जो पेपर है, इस पेपर का जो वेटेज है, दैट इज ये जो पार्ट बी है, इस बीसीके वाले पोर्शन का जो वेटेज है एग्जाम के लिए, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। 60 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज है और 40 मार्क्स का आपका बीसीके का वेटेज है। दूसरी बात सर, ये जो 40 मार्क्स का आपका बीसीके वाला पोर्शन है, इस टोटल बीसीके में 40 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। इसका मतलब आपका जो बीसीके वाला जो पेपर है सर, ये पार्ट है बीसीके या जो पेपर नंबर 4 है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, ये पूरा का पूरा पेपर बेटा एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें से बेटा पार्ट बी जो है बीसीके बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जिसका वेटेज है 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स का जो वेटेज है ये टोटल एमसीक्यू बेस्ड है। सर अगर हम लोग बात करें, ये जो पेपर है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, सर इस पेपर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो टोटल हमारे को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। जस्ट मैं छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, एक सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगा। सर अगर हम लोग बात करें बीसीके का जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर आपको टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। दैट इज आपका पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर टोटल बेटा 6 चैप्टर्स हैं। अगर हम लोग बात करें, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जस्ट मैं नाम लिख रहा हूं आपके सामने, जो आपका जो बेटा चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। दैट इज जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बीसीके। सेकेंड चैप्टर की बात करें, सेकेंड चैप्टर है बेटा आपका, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट, दैट इज द सेकेंड चैप्टर। बिजनेस एनवायरमेंट, दिस इज द सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की बात करें बेटा, थर्ड चैप्टर का नाम है सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दिस इज द थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर की बात करें, फोर्थ जो चैप्टर है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या नाम है बेटा? गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिफ्थ जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है बेटा बिजनेस कह रहा हूं, फिफ्थ चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। एंड लास्ट जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, दैट इज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो these are the 6 chapters which covers the whole syllabus of your BCK। सर मैंने आपको पहले ही बता दिया 40 मार्क्स का आपका बीसीके वाला पोर्शन है जो मैं देख रहा हूं। ठीक है, 40 मार्क्स का जो बीसीके का पोर्शन है, इस पूरे के पूरे बीसीके वाले पोर्शन के अंदर 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सर अब एक चीज, मैंने आपके सामने कुछ सिलेबस लिखा है, आपके सिलेबस में टोटल बेटा 6 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट, चैप्टर नंबर जो 3 है बेटा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में बात कर रहा हूं, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेटा, इसके अंदर समझाने लायक कोई चीज नहीं है। दैट इज इसके अंदर बेटा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कुछ डेटा गिवन है। आपको बेटा पता होना चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ कौन है,
सीईओ कौन है, एमडी कौन है, कब वो ऑर्गेनाइजेशन बेटा स्टार्ट हुई थी, कहां पे उसका हेड ऑफिस है, ठीक है, ये कुछ डेटा गिवन है। तो अगर हम लोग बात करें बाकी के रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स बेटा प्योर समझने वाले चैप्टर्स हैं, सिर्फ एक चैप्टर नंबर 3 है जिसमें थोड़ा सा बेटा आपको याद करने की चीजें पड़ेंगी, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स आर प्योर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स। अब सर पॉइंट समझिए, अब मैं वापस बोल रहा हूं सर, अगर आपको ये एमसीक्यू बेस्ड, अगर आपको ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो बेटा मेन टारगेट क्या रहना चाहिए आपका पढ़ने का, कॉन्सेप्चुअल, दैट इज आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर आप बेटा पेपर को रटने की कोशिश करोगे तो आपसे ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक। तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा क्लास के अंदर पढ़ने का बेटा वो रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं बात करूं सर, अगर आप क्रैमिंग पे जाओगे, क्रैमिंग मतलब रट्टाफिकेशन पे जाओगे तो बेटा आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। वंस यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग बेटा कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आप इस पेपर में, बिल्कुल वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, आप 40 में से 35 मार्क्स इजिली ला सकते हो। रेस्ट आपके साथ इसी पेपर के साथ 60 मार्क्स का इको है, आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा बेटा वो रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं रट्टाफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, ठीक। रही बात दूसरी, एक बात और, दूसरा पॉइंट सर, आप लोग क्लास के अंदर बेटा, क्लास के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन करोगे और मैं क्लास के अंदर बेटा आपको नोटिंग कराऊंगा। नोटिंग का मतलब क्या है सर, हम लोग चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे और साथ साथ हम लोग नोटिंग भी करते रहेंगे, ठीक है। नोटिंग करने से क्या फायदा होगा सर, थ्योरी है, अगर आप नोटिंग कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको बेटा क्या हो जाएंगी, रिटेन हो जाएंगी, रिटेन हो जाएंगी। तो एक चीज याद रखना सर, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और आपको बेटा कहीं ना कहीं नोटिंग करनी पड़ेगी। मेरा मानना यह है कि अगर आप नोटिंग करते हो, अगर आप नोटिंग करते हो तो नोटिंग करते टाइम आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा, रिटेन हो जाती हैं। तो हमारा क्या रहेगा पढ़ने का तरीका सर, मैं क्लास के अंदर आपको क्या कराऊंगा बेटा, नोटिंग कराऊंगा, तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और यू हैव टू राइट द नोट्स। क्लियर है सर। तो दिस इज जस्ट बेसिक चीजें जो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको समझाई है। छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं बेटा ब्रीफ में, बिल्कुल। माय नेम इज सौरभ विग, आई हैव कंप्लीटेड एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन 2005। और अगर मैं बात करूं बेटा, ऑलमोस्ट मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। आपके सीए इंटरमीडिएट, फाउंडेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल है इंटरमीडिएट में बेटा एक पेपर है EIS-SM, वो पेपर में बिल्कुल लास्ट 10 ईयर से, दैट इज ऑलमोस्ट 10 ईयर से ज्यादा हो गए उस पेपर को पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा सीए फाइनल के अंदर भी बेटा एक पेपर है इसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, वो पेपर भी मैं आपका पढ़ाता हूं। सीए फाउंडेशन के अंदर बेटा, सीए फाउंडेशन के अंदर मैं बीसीके का पोर्शन आपका, बीसीके का पोर्शन मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका। क्लियर है सर। तो एक काम कीजिए जल्दी से, सीए फाउंडेशन के अंदर जो एक पेपर है बीसीके, इसके अंदर बेटा कितने चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, जल्दी से इन चैप्टर्स का बेटा नाम नोट कीजिए। फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बीसीके, इससे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बेटा इस सिलेबस को, दैट इज इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर सीए। सीए के लिए ये सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारे को क्या बेनिफिट है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, तो सबसे पहले हम लोग वो चीज पढ़ेंगे। क्लियर है। तो जल्दी से एक काम कीजिए बेटा, अपने जल्दी से नोट कीजिए बेटा आपका सिलेबस के अंदर बेटा टोटल 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के जस्ट नाम नोट कर लीजिए। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, फोर्थ वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, एंड लास्ट वन इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं
दैट इज कुछ टर्म्स हैं बिजनेस रिलेटेड जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक, दिस इज व्हाट द चैप्टर ऑफ बीसीके। ठीक, अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग स्टार्ट करें आपके चैप्टर नंबर 1 से। सर अगर हम लोग बात करें आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू बीसीके, दैट इज बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। अगर मैं बात करूं सर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बेटा मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं। जैसे भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले बेटा मैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बीसीके का क्या फायदा है। इसी से आपको पता भी चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सेकेंड कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज डोमेन्स ऑफ बीसीके। जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट इसी के अंदर हमें पढ़ना है बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या पढ़ना है सर? ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको आपको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होती है जिसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट इज ये आप लोगों ने 11th-12th में बेटा पढ़ा भी होगा कहीं, इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर फर्दर 3 पढ़नी है आपको। पहला आपको पढ़ना है सर बिजनेस, ठीक। दूसरा आपको पढ़ना है सर एम्प्लॉयमेंट। क्या पढ़ना है सर? एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा आपको पढ़ना है सर प्रोफेशन। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको 3 पढ़नी है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। लास्ट की बात करें, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और है बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें बेटा आपको 5 तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। पहली पढ़नी है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक। सेकंड आपको इसी के अंदर पढ़ना है HUF। HUF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक। थर्ड पढ़ना है बेटा इसी के अंदर आपको, इधर लिख रहा हूं, थर्ड पढ़ना है बेटा इसको, इसी के अंदर आपको पार्टनरशिप। क्या पढ़ना है बेटा? पार्टनरशिप। फोर्थ पढ़ना आपको इसके अंदर LLP। LLP की फुल फॉर्म है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और लास्ट इसी के अंदर आपको पढ़ना है, इधर लिख रहा हूं बेटा, कंपनी। लास्ट पढ़ना है बेटा कंपनी। LLP की फुल फॉर्म इधर लिखिए, और लास्ट आपको पढ़ना है बेटा कंपनी। तो अगर हम लोग बात करें बेटा इंट्रोडक्शन टू बीसीके, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेटा आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है बेटा डोमेन्स ऑफ बीसीके। थर्ड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सर ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके अंदर आपको 2 एक्टिविटी पढ़नी है, वन इज इकोनॉमिक, वन इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर 3 पढ़नी है,
one is business, one is employment and one is profession. And last fourth concept आपको पढ़ना है सर, what are the different forms of business organizations, जिसमें पहली लिखी है sole proprietorship. sole proprietorship सिंपल बता देता हूं, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, आई एम दी ओनर, अकेला हूं, अकेला, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. मेरे साथ एक मेरा और पार्टनर है, दैट इज पार्टनरशिप. तो दीज आर सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहली सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरी बेटा पार्टनरशिप, इधर लिखिए. फोर्थ वन इज LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, and last one is company. This is what your chapter number 1 introduction to BCK. सर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इस चैप्टर से 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. छोटा सा चैप्टर है सर, जल्दी से एक काम करो बेटा, जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ करो. फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि ये जो BCK सब्जेक्ट है, ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसी से समझ आ जाएगा सर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये सब्जेक्ट, या हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया. क्लियर. तो सबसे पहले बेटा चार्ट बना लो, इंट्रोडक्शन टू BCK. जल्दी से चार्ट बनाओ बेटा इस चैप्टर का. एक चीज याद रखना सर, नोटिंग मेरे क्लास के अंदर नोटिंग होती रहेगी, और आप लोग नोटिंग करते रहोगे तो आपको याद रहेगा सर, आपको याद भी रहेगा कि हम लोग बेटा क्या क्या पढ़ रहे हैं. तो जल्दी से चार्ट बना लो बेटा इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू BCK. और एक बात याद रखना, जो मैं नोटिंग करा रहा हूं ये प्योर आपके स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के करा रहा हूं. हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करते रहेंगे, और उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मॉड्यूल में MCQ बेस्ड गिवन है या पास्ट अटेम्प्ट में आए हुए हैं, वो भी क्वेश्चंस हम लोग हाथ के हाथ टॉपिक वाइज क्या करते रहेंगे, क्लास में कंप्लीट करते रहेंगे. क्लियर है. तो जल्दी से बेटा चार्ट बनाओ, जल्दी. हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन टू BCK, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ BCK फॉर CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सेकंड वन डोमेन ऑफ BCK. थर्ड वन ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें दो है बेटा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में फर्दर 3 है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन. फोर्थ वन इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप, second one is HUF Hindu undivided family, third one is partnership, fourth one is LLP limited liability partnership, and last one is company. हो गया सर? अरे हो गया मालिक. तो अगर हम लोग बात करें, स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ BCK फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं सर, इंपॉर्टेंस ऑफ BCK फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. या ये सोच लो सर, हम लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का क्या फायदा है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, या हमारे सिलेबस में इस सब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. बेटा एक चीज याद रखना, CA बनने के बाद आपके बहुत सारे रोल्स हैं. मैं आपको उन रोल्स में से कुछ रोल्स लिख रहा हूं. CA बनने के बाद आपका सबसे मेजर रोल है बेटा क्या करना, सबसे मेजर रोल है अकाउंटिंग करना. और अकाउंटिंग के साथ साथ बेटा एक और मेजर रोल आता है बेटा ऑडिट करना. दैट इज CA बनने के बाद आपका सबसे मेजर रोल है बेटा ऑडिटिंग. सर ऑडिटिंग का मतलब क्या है? ऑडिटिंग का सिंपल सा मतलब है बेटा चेकिंग. ऑडिटिंग का सिंपल सा मतलब है बेटा चेकिंग करना. और चेकिंग भी किस चीज की करना बेटा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना. दैट इज बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स सही बनी है या नहीं बनी, उनमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, उन चीज को क्या करना, उन चीज को ढूंढना, उन चीज को चेक करना. अब प्रैक्टिकली बात करो, मेजर रोल क्या निकल के आ रहा है, अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग. ठीक. अब प्रैक्टिकली एक चीज सोचो सर, अब मुझे बताओ सर,
अब मैं बोल रहा हूं सर, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूं बेटा एक होटल है, इस होटल के बेटा, इस होटल के अंदर आपको इस होटल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करना है, ऑडिट करना है। ठीक है, तो आप लोग बेटा जब तक आपको बिजनेस के न्यूएंसेस का मतलब है जब तक आपको बेटा बिजनेस की बारीकियां नहीं पता होंगी, तब तक बेटा आप क्या नहीं परफॉर्म कर पाओगे, ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। वर्ड पे फोकस करो, मैंने क्या लिखा, न्यूएंसेस। न्यूएंसेस का मतलब है जब तक आपको क्या नहीं पता होंगी बेटा, बिजनेस की बारीकियां, तब तक आप क्या परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दैट इज, यहां लिख रहा हूं, जब तक आपको बिजनेस की बारीकियां नहीं पता होंगी तब तक आप ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल और लेता हूं सर, दूसरा एग्जांपल मैं बोल रहा हूं बेटा आपके पास ऑडिट करने को आता है बैंक का। आप प्रैक्टिकली एक चीज सोचो सर, आप बैंक का ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो तो बैंक्स के अंदर जो टर्म्स यूज हो रही होंगी, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना वही टर्म्स बेटा होटल वाली टर्म्स बैंक्स में यूज हो रही होंगी। तो कहीं ना कहीं हर बिजनेस की, ध्यान से वर्ड पे फोकस करो सर, हर बिजनेस की अपनी पिक्यूलैरिटीज होती हैं। मैं वर्ड पे फोकस कर रहा हूं सर, हर बिजनेस की अपनी क्या होती है बेटा, पिक्यूलैरिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्यूलैरिटीज? हर बिजनेस के अपने डिफरेंट क्या होते हैं बेटा, फीचर्स होते हैं। हर बिजनेस के अपने डिफरेंट क्या होते हैं बेटा, फीचर्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्यूलैरिटीज। जब तक आपको बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस के न्यूएंसेस नहीं पता होंगे, तब तक आप डिलीजेंटली, वर्ड पे फोकस कर लो बेटा, तब तक आप डिलीजेंटली क्या परफॉर्म नहीं कर पाओगे बेटा, ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आप प्रैक्टिकली सोचो, ये सब्जेक्ट आपको क्या बता रहा है, ये सब्जेक्ट आपको बिजनेस के न्यूएंसेस को समझाएगा, जिससे आप डिलीजेंटली क्या परफॉर्म कर पाओगे, ऑडिट परफॉर्म कर पाओगे, जिससे आप क्या कर पाओगे बेटा, जिससे आप फेयरली, दैट इज फेयर अकाउंटिंग, फेयर अकाउंटिंग मतलब बिल्कुल एरर फ्री अकाउंटिंग, एज वेल एज क्या कर पाओगे, ऑडिटिंग परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज कहीं ना कहीं एक वर्ड बोला गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर दी कस्टोडियन। वर्ड पे फोकस करो, मैं क्या लिख रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर दी कस्टोडियंस ऑफ नेशन रिसोर्सेस। वर्ड पे फोकस करो, क्या लिख रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर दी कस्टोडियन ऑफ नेशन रिसोर्सेस। मुझे बताओ ना, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में लगी हुई हैं, उन रिसोर्सेज का प्रॉपर क्या हो, यूटिलाइजेशन हो, वो रिसोर्सेज का कहीं मिसयूज ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो जब तक आपको बिजनेस की क्या नहीं पता होंगी बेटा, न्यूएंसेस नहीं पता होंगी, तब तक आप बेटा डिलीजेंटली ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और हर बिजनेस के अपने डिफरेंट क्या होता है बेटा, फीचर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पिक्यूलैरिटीज। तो ये सब्जेक्ट आपको डिफरेंट बिजनेस के अंदर जो भी डिफरेंट पिक्यूलैरिटीज हैं वो समझाएगा, बिजनेस के न्यूएंसेस को समझाएगा, जिसकी वजह से आप डिलीजेंटली एज वेल एज फेयरली अपनी ऑडिटिंग क्या कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे। तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर डिलीजेंटली और फेयरली आपको ऑडिट परफॉर्म करना है तो आपको बिजनेस की क्या पता होने चाहिए, न्यूएंसेस पता होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट आपको बेटा अवेयर कर रहा है न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस, एज वेल एज आपको क्या बना रहा है बेटा, रिस्पॉन्सिव बना रहा है कि आप इन फ्यूचर किसी भी तरीके का बिजनेस आता है तो उस बिजनेस को डिलीजेंटली एंड फेयरली उस बिजनेस का क्या परफॉर्म कर पाओ, ऑडिट परफॉर्म कर पाओ। बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली सोचो ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में लगी हुई हैं, उन रिसोर्सेज का क्या ना हो, मिसयूज ना हो। तो आप डिलीजेंटली और फेयरली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपको बेटा क्या पता होंगे, बिजनेस के न्यूएंसेस पता होंगे, बारीकियां पता होंगी। तो ये सब्जेक्ट आपको बेटा मोर अवेयर और मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है। That is the reason, that is the importance of BCK for chartered accountant. तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर दी कस्टोडियंस ऑफ नेशन रिसोर्सेज, दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, आगे वापस आते हैं सर, वापस वर्ड में फोकस करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर दी कस्टोडियंस ऑफ नेशन रिसोर्सेज, दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयर अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग। नेक्स्ट लाइन, द सीए शैल कंडक्ट ऑडिट, the CA shall be able to conduct audit diligently only when they understand the nuances of business। लाइन को समझो मैंने क्या बोला, the CA shall be able to conduct audit only when they understand the nuances of business। तो BCK is likely, that is BCK is most likely to prepare या aware chartered accountant कि वो न्यूएंसेस को समझे और डिलीजेंटली एंड फेयरली क्या परफॉर्म कर पाए, ऑडिट परफॉर्म कर पाए। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्लियर है सर जो मैंने आपको समझाया? तो एक काम करो बेटा, जो इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके इसको शॉर्ट में मैं आपको जो बोल रहा हूं इसको लिख लो, जिससे इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो सीए। ठीक, लिखो इसके अंदर, सीए आर दी कस्टोडियंस ऑफ नेशंस रिसोर्सेज, सीए आर दी कस्टोडियंस ऑफ नेशंस रिसोर्सेज, दैट इज सीए आर दी कस्टोडियंस ऑफ नेशंस रिसोर्सेज, that is they are responsible for fair accounting, that is they are responsible for fair accounting as well as auditing। Chartered accountant, that is CA, are the custodians of nation's resources, that is they are responsible for fair accounting and auditing। Full stop। next line से लिखो, the CA shall be able to conduct, कब कंडक्ट कर पाएगा वो डिलीजेंटली ऑडिट, जब उसको क्या पता होंगे बिजनेस के न्यूएंसेस। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, द सीए शैल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट डिलीजेंटली, द सीए शैल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट डिलीजेंटली ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस। The CA shall be able to conduct audit diligently only when they understand the nuances of business। The CA shall be able to conduct audit diligently only when they understand the nuances of business whose accounts they prepare or audit। जिस बिजनेस का अकाउंट वो बना रहा है या उसका ऑडिट कर रहा है, उसको डिलीजेंटली कब कर पाएगा, जब उस बिजनेस के क्या पता होंगे उसको न्यूएंसेस। तो लाइन लिखिए बेटा, सीए शैल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट डिलीजेंटली ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस हुज अकाउंट दे प्रिपेयर और ऑडिट। फुल स्टॉप। और वो ये चीज कब समझ पाएगा, जब वो बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो लास्ट लाइन में ये लिखा है, बीसीके, फुल स्टॉप के नेक्स्ट लाइन से लिखो, बीसीके इज लाइकली टू मेक देम मोर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव। मींस उनको अवेयर कराएगा ये सब्जेक्ट, किसको बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अवेयर कराएगा कि वो न्यूएंसेस को समझ पाए और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाए। बीसीके इज लाइकली टू मेक देम मोर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव। BCK is likely to make them more aware and responsive। तो this is what the importance of BCK for chartered accountants। वो diligently तभी ऑडिट परफॉर्म कर पाएगा जब बेटा उसको क्या पता होंगे बिजनेस के न्यूएंसेस। न्यूएंसेस का मतलब होता है बारीकियां, बिकॉज कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट आर दी कस्टोडियंस ऑफ नेशन रिसोर्सेज। चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में लगे हुए हैं उनका प्रॉपर क्या हो, यूटिलाइजेशन हो। तो ये सब्जेक्ट उनको अवेयर करेगा, रिस्पॉन्सिव बनाएगा कि वो डिलीजेंटली और फेयरली क्या कर पाए, अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग कर पाए बिजनेस की। तो दिस इज व्हाट योर इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट।